प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के प्रथम वर्ष पार्ट फर्स्ट जिसे हम कहते हैं उसकी हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में जो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास चला करता है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल दोनों शामिल हैं और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास भी जो है उसमें चला करता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि बीए प्रथम वर्ष के इस फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्तिकाल है उसका भी इतिहास की जानकारी जो है हम प्राप्त करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की चर्चा करते हैं तो एक लंबी सूची हमारे सामने आ जाती है। आज तक जो है लगभग 50 से अधिक हिंदी साहित्य के इतिहास विभिन्न विद्वानों ने लिख दिए हैं। विद्यार्थियों के सामने एक लंबी जानकारी इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आ जाती है और उनमें से अक्सर कई बार जो है सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला कृति कब प्रकाशित हुई थी या फला कृति किसने लिखी है, फला कृति में किस प्रकार की विषय वस्तु है। इस प्रकार से जो है कई सारे आयाम जो है इस अध्याय में हम तय करने की कोशिश करेंगे। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे नाम जो हमारे समक्ष जो सबसे पहला नाम आता है वह है गारसादत तासी का। गारसादत तासी ने 1839 ईस्वी में द इस्तेवार द ला लिटरेचुरियू एंदुए हिंदुस्तानी के नाम से एक पुस्तक लिखी जो फ्रांसीसी भाषा में थी। इस फ्रेंच भाषा में लिखित रचित इतिहास को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। इस्तेवार द ला लिटरेचुर एंदुए हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुस्तानी लिटरेचर का इतिहास लिखने की कोशिश पहली बार गारसादत तासी ने करी और ये ग्रंथ 1839 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ में अगर हम मोटे रूप से आप देखेंगे तो केवल कवियों का परिचय में प्राप्त होता है, उनकी कृतियों का परिचय में प्राप्त होता है और इस ग्रंथ में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से जो है कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात गारसादत तासी के सामने जैसे जैसे जो जो कवि सामने आते गए उन्होंने उनका वर्णन इसमें कर दिया और इस प्रकार से जो पहली बार हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के बतौर एक पुस्तक आती है जो फ्रेंच भाषा में थी। आपको पता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां तत्कालीन समाज में थी, हमारे यहाँ पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर के यहाँ पर अपना राज्य जमाया। उसमें सबसे पहले जो आने वाले लोग थे विदेशी लोगों में मुगलों के बाद में वो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो लोग भारत में आए, यूरोप से जो भारत में आए वो फ्रांसीसी थे और फ्रांसीसी का जो है लगभग बहुत सारे भारत पर धीरे कब्जा हो गया था जिसे बाद में अंग्रेजों ने उनसे छुड़ा लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी एक लंबे समय तक भारत में निवास कर रहे थे और वो यहाँ की साहित्य और संस्कारों को और संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में गारसादत तासी ने भी ये इतिहास लेखन करके उस परंपरा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।
फ्रांसीसी विद्वान गार्सा तासी ने अपनी पुस्तक में कवियों का संग्रह वर्ण क्रम के अनुसार दिया है। वे साहित्य की विविध प्रवृत्तियों से भी परिचित कराते हैं। उन्होंने हिंदी की रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया: आख्यान, आदि काव्य, इतिहास और काव्य। इस प्रकार 4 भागों में उन्होंने जो है अपने इस ग्रंथ को जो विभाजित किया। इसी कड़ी में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो कड़ी है, उस कड़ी में दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे समक्ष आती है, वो पुस्तक है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी हुई शिव सिंह सरोज। लगभग 1878 में इसका संस्करण हमारे सामने आता है और 1883 में जो है इसका पुनर्प्रकाशन भी होता है। तो शिव सिंह सेंगर द्वारा जो कृति लिखी गई, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज, यह भी 1000 कवियों का संक्षिप्त जीवन और साहित्यिक परिचय उन्होंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। और जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, गार्सा तासी ने जो साहित्य लेखन का प्रयास किया था, उन्होंने वर्ण क्रम के अनुसार कवियों की एक श्रृंखला अपने ग्रंथ में बनाई। उसमें आख्यान, आदि काव्य, इतिहास और काव्य के माध्यम से उसके वर्ग किए। और दूसरी कड़ी में भी जो है उसी प्रकार का कार्य शिव सिंह सेंगर ने किया। उन्होंने 1000 कवियों के जो है व्यवस्थित क्रम बनाया और वहां पर जो है संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, इस कड़ी में जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें पहली बार सुनियोजित तरीके से काल विभाजन की चेष्टा की गई, वह ग्रंथ आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। आप सब जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से परिचित हैं, है ना। इन्होंने साहित्य सामग्री को 11 कालों में बांट करके विभाजित किया और उनके ग्रंथ का नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसमें 952 कवियों का संग्रह एवं परिचय दिया गया, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 1889 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण हमारे समक्ष आता है। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 कालों में विभाजित किया, जिसमें पहला काल वे मानते हैं चारण काल। हम इस साहित्य इतिहास के बाद में हम आगे के अध्यायों में भी अध्ययन करेंगे कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल के लिए क्या नाम दिए। तो यहाँ पर ये जानना उचित होगा कि सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल को चारण काल का नाम दिया। दूसरा काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने जो काल विभाजन किया, उसमें पहला काल था चारण काल और दूसरा काल था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जो काल विभाजन उन्होंने दिया वह था जायसी और उनकी कविता। चौथा काल विभाजन ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य। 5वां काल विभाजन मुगल दरबार। 6ठा काल विभाजन तुलसीदास। 7वां काल विभाजन रीति काव्य। 8वां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 9वां 18वीं शती। और अंतिम जो उन्होंने दिया वो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 2 काल विभाजन उन्होंने अपने अंतिम अवसान के रूप में दिए कि कंपनी, ये हम सब जानते हैं इतिहास के माध्यम से कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पहले सर्वप्रथम अपने भारत में आकर के सत्ता का अधिग्रहण किया था। उसके बाद वो सत्ता 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गई थी। उसी का विभाजन करते उन्होंने अंतिम अवसान पर 2 भाग काल विभाजन के किए, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और तो इन शीर्षकों से स्पष्ट हो जाता है कि यह भारतीय जो इतिहास है, उसी इतिहास के अनुरूप जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ युगों के महत्वपूर्ण कवियों के माध्यम से अपने इस काल विभाजन में महत्वपूर्ण कवियों के माध्यम से भी उन्होंने काल विभाजन के नाम दिए हैं, नामकरण किए हैं। लेकिन फिर भी मोटे
मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो काल विभाजन है ये एक प्रकार से शीर्षक मात्र है। इनमें वस्तुतः जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी के बतौर जानकारी की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है हमें उतनी नहीं मिल पाती जिसकी हमें अपेक्षा है। इसी कड़ी में अगर हम चौथे हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जॉर्ज गिरिसन के पश्चात जो हमारे समक्ष जो नाम आता है वह मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हम मिश्र बंधु विनोद के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि साहित्य में मिश्र बंधुओं के नाम से गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्रदेव बिहारी मिश्र ये तीनों भाई प्रसिद्ध हैं। इन तीनों भाइयों को हम सम्मिलित रूप में मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। ये मिश्र बंधु तीनों ने मिलकर के जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और उसको वर्गीकृत करके और ज्यादा वैज्ञानिकता की ओर ले जा करके उन्होंने इतिहास को प्रस्तुत किया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पहले जो दो कालखंड हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं, जो पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहले दो कार्य हैं उसमें केवल कवियों का नाम, परिचय, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में लिखा गया है। तीसरे जो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में है ना लगभग 11 कालों में विभाजित कर हिंदी साहित्य के इस इतिहास लेखन को लिखने का प्रयास किया गया है। तो चौथे कड़ी के रूप में हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इसे एक व्यवस्थित काल विभाजन भी दिया और उसको नामकरण करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। तो उन्होंने नामकरण और उसका काल विभाजन जो किया है उसे आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं कि पहला काल उन्होंने कहा पूर्व प्रारंभिक काल, और इसका समय उन्होंने संवत 700 से लेकर 1643 ईस्वी तक माना है। ये समय सीमा आप ध्यान रखिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो 1375 ईस्वी तक वे मानते हैं कि आदिकाल की समय सीमा है, तो इन्होंने संवत 700 से लेकर के और 1343 ईस्वी तक जो है इन्होंने इस संवत तक 1343 संवत तक इन्होंने हिंदी साहित्य का पूर्व प्रारंभिक काल माना है। फिर उसके दूसरा नाम उन्होंने करते हैं उत्तर आरंभिक काल। उसी कालखंड में उत्तर आरंभिक काल जिसे वे संवत 1343 से लेकर 1444 तक मानते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो उनका काल विभाजन है वह है पूर्व माध्यमिक काल, और उसकी समय सीमा वे संवत 1445 से लेकर 1560 तक मानते हैं। इसी प्रकार जो चौथा विभाजन है प्रौढ़ माध्यमिक काल, उसकी समय सीमा संवत 1561 से लेकर 1690 तक मानते हैं। इसी कड़ी में उनका जो पांचवा काल विभाजन है पूर्वालंकृत काल, उसकी समय सीमा वो संवत 1691 से 1790 तक मानते हैं। छठा जो काल विभाजन है वह अज्ञात काल, उत्तरालंकृत काल जिसे कहते हैं 1791 से 1889 तक, और जो है सातवां जो काल विभाजन है वो परिवर्तन काल के नाम से उन्होंने दिया है 1890 से लेकर 1925 तक, और आठवां जो उन्होंने काल विभाजन दिया वह है वर्तमान काल 1925 से लेकर अद्यावधि तक। ये काल विभाजन जो इससे पूर्व के काल विभाजन में 11 कालों तक था, अब हमारे सामने 8 कालों पर आ गया, और एक व्यवस्थित पूर्व और उत्तर पूर्व मध्य और उत्तर मध्य है ना, इस प्रकार एक छोटी छोटी सी अवधारणा हमारे सामने बनने लगती है। और इसी का आधार अवश्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला होगा कि एक तो उन्होंने काल विभाजन जो है ना बांट करके हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ उसका नामकरण करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। यह ग्रंथ 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और एक प्रकार से हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो पांचवा इतिहास लेखन का जो ग्रंथ हमारे सामने आता है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का लेखन हमारे सामने आता है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में जो
1926 में प्रकाशित होता है और 29 और 30 में इसका पुनर्प्रकाशन भी होता है। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। हम सब इन कालों से परिचित हैं। पिछली कई कक्षाओं में आपने जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं पिछली कक्षाओं में 11वीं और 12वीं में, उन्होंने ये जरूर से पढ़ा होगा कि पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के विभाजन का जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, वो एक प्रसिद्ध काल विभाजन है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का अध्ययन इससे को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उन्होंने जिस प्रकार से अपने साहित्य में काल विभाजन किया और नामकरण किया वो इस प्रकार से था। उन्होंने पहला काल जो है कहा वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के पहले काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा और इसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक मांगी। इसी प्रकार दूसरा जो काल उन्होंने कहा और मिश्र बंधुओं की भांति पूर्व मध्य काल, या उन्होंने कहा कि कोई इसे भक्ति काल भी कह सकता है, और इसकी समय सीमा उन्होंने 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी संवत तक विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक इसकी समय सीमा उन्होंने मानी। इसी प्रकार जो तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, या कि उन्होंने रीति काल, श्रृंगार काल भी से नाम दिया जाता है। विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक इसकी समय सीमा है। और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1900 से लेकर के आज तक इसकी हम समय सीमा मानते हैं। तो आप देखिए विद्यार्थियों के उत्तरोत्तर एक हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन वैज्ञानिकता की ओर बढ़ता जा रहा है ना। पहले केवल कवियों का परिचय मात्र 2 इतिहासों में, तीसरे इतिहासों में लगभग 11 कालखंडों में विभाजन किया, चौथे इतिहास में लगभग 8 कालों में और नामकरण और समय सीमा के साथ में इतिहास प्रस्तुत किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और उसके पीछे अपने तर्कों से पुष्ट करते हुए उन्होंने उसके नामकरण को भी जो है अपने इतिहास के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं कि वो वीर गाथा काल है ना। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष कक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों कहा। इसके पीछे उनके अपने तर्क है ना। हम सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं। यह आदिकाल का जो नामकरण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नामकरण है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना। इसी कड़ी में जो अगला इतिहास लेखन हमारे सामने आता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। विद्यार्थियों आप सब जानते हैं कि राम कुमार वर्मा एक हिंदी साहित्य के गहन अध्येता के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिख करके, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इस आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है, उन्होंने इसमें नामकरण भी किया और इसकी समय सीमा भी उन्होंने बताई दोनों ना। और इन कालों को उन्होंने 4 काल से फिर 5 काल उन्होंने किए और वो 5 काल में थोड़ी सी समय सीमा भी उन्होंने आगे बढ़ा दी है। वो जैसा कि पहला काल उन्होंने कहा संधि काल है ना। आप तो सब जानते हैं जब हम हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी भाषा है ना छोर से नहीं अपभ्रंश से जन्म लेती है। तो जो अपभ्रंश का काल है उस अपभ्रंश में और बाद की हिंदी में ज्यादा अंतर न मानते हुए उन्होंने वहां तक की समय सीमा को हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ले लिया है। तो उन्होंने पहला नाम दिया संधि काल, जो कि 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक उन्होंने उसकी समय सीमा मानी है। आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल दिया उसे संधि काल का नाम दिया और उसकी समय सीमा 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक उन्होंने मानी। दूसरा काल जो उन्होंने दिया उसका नामकरण उन्होंने किया चारण काल और इसकी समय सीमा 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक वे मानते हैं। यहाँ पर आकर के वे
लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बराबर हो जाते हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जो संधि कालीन, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल मानते हैं, उन ग्रंथों को यह कह करके छोड़ दिया कि ये जो है अपभ्रंश के ग्रंथ हैं और इसमें साहित्यिकता न हो करके इसमें धार्मिक साहित्य ज्यादा है। उसी प्रकार तीसरा काल फिर उन्होंने भक्ति काल कहा, जिसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी। चौथा काल रीति काल उन्होंने कहा, जो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और फिर पांचवा काल उन्होंने आधुनिक काल कहा, जिसे उन्होंने 1900 विक्रम संवत से लेकर के आज तक उन्होंने माना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। अगले अध्याय में एक बार पुनः आपसे इसी कड़ी में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कड़ी में आगे के अध्याय की जानकारी दी जाएगी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद में कौन कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन हमारे सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।